हमारे देश में अब गरीब परिवारों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते? और हमारे देश में बेईमानी को बड़ा मुद्दा अब भी क्यों नहीं माना जाता? असल में अगर किसी परीक्षा में बेईमानी हो जाए तो ये उस देश के बच्चों का सबसे बड़ा अपमान है। उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम का कितना बड़ा अपमान है। जो वो तपस्या करते हैं उसका कितना बड़ा अपमान है। और जो लोग परीक्षा में धांधली करते हैं, ये अपराध नहीं है, ये एक पाप है। आज हमारे देश में 4 जून को आए लोकसभा चुनावों के नतीजों का हर कोई विश्लेषण कर रहा है। सब आपको ये बता रहे हैं कि सरकार में क्या हुआ, चुनाव में क्या हुआ, किसका वोट शेयर बढ़ा, किसका कम हुआ। लेकिन क्या आपको पता है, इसी 4 जून को जब देश में चुनावों के नतीजे आए थे, उसी दिन मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा के भी नतीजे आए थे, जिसने लाखों छात्रों का इस देश की व्यवस्था के ऊपर से भरोसा उठा दिया। और इन नतीजों में हमारे मेहनती और ईमानदार छात्र बुरी तरह से हार गए। इस समय देश में लाखों छात्र और उनके माता पिता नीट की परीक्षा के नतीजों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। और इसलिए आज हम इस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इतने सारे लीकेज क्यों हो रहे हैं, ये जो मांग उठ रही है इसमें कितनी सच्चाई है और इसका क्या इलाज हो सकता है। हालांकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है, इसलिए बहुत ज्यादा टिप्पणी करना हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो कुछ हो चुका है उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही बताते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को एक नोटिस जारी करके उन सभी आरोपों पर एक विस्तृत जवाब मांगा है जिनमें परीक्षा के आयोजन, उसकी प्रक्रिया और परीक्षा के नतीजों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर इस परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं तो इन सवालों का जवाब अवश्य ढूंढा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। इसलिए बड़ी बात यह है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, वो जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि इस परीक्षा में पास होने वाले छात्र मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए, पंजीकरण के लिए, दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए और सीटों के आवंटन और बाकी विकल्पों के लिए आगे की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। यानी जो पूरा जो प्रोसेस होता है आपके एडमिशन का, वो जारी रहेगा, वो रुकेगा नहीं। जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको आगे एडमिशन का जो उनकी प्रक्रिया होती है वो जारी रहेगी। हालांकि बहुत सारे छात्र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज हैं और उनका कहना है कि जब परीक्षा का रिजल्ट ही गलत है तो उसके आधार पर कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अनुचित होगा। यह उचित कैसे हो सकता है और इसे छात्र स्वीकार नहीं करेंगे। यह मामला इतना गंभीर है कि इससे 23 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे से 23 लाख छात्र, या ये समझ लीजिए हमारे देश के 23 लाख परिवार, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब किसी भी परिवार का कोई बच्चा नीट जैसी परीक्षा में कोशिश करता है, बैठता है उस परीक्षा में, तो पूरा परिवार तपस्या करता है। मेहनत पूरे परिवार की होती है, पैसे से भी और एफर्ट्स के साथ भी, कोशिशों के साथ भी। और इस बार कुल मिलाकर 23,33,000 छात्रों ने नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की यह परीक्षा दी है। जो छात्र 12वीं कक्षा के बाद एमबीबीएस, बीडीएस और पशु चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है। जो इस परीक्षा को पास करता है आगे मेडिकल कॉलेज में उसी को एडमिशन मिलता है और यह कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को उनकी ऑल इंडिया रैंक के मुताबिक देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है और इनमें भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए लाखों छात्रों के बीच संघर्ष होता है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल है सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाना, और जो अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें उन्हीं छात्रों को दाखिला मिलता है जो मेरिट में बिल्कुल टॉप पर आते हैं। देश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सिर्फ 56,000 सीटें हैं। ये आप याद कर लीजिए आंकड़ा, सिर्फ 56,000 सीटें हैं। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 51,000 सीटें हैं, जबकि इस बार परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या ही लगभग 24 लाख है। तो ये 1 लाख सीट जो है लगभग, इनके लिए 24 लाख छात्र संघर्ष करेंगे, जिनमें से 23 लाख नाकाम हो जाएंगे।
और यही वजह है कि इस परीक्षा में लगे धांधली के आरोपों ने लाखों छात्रों को चिंतित कर दिया है, लाखों छात्रों को हतोत्साहित कर दिया है, उनका दिल तोड़ दिया है। क्योंकि ये जो छात्र हैं कितने वर्षों से लगातार दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है, एक कमरे में बंद होकर दिन में 10, 12, 15 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं। अपने आप को पूरी दुनिया से उन्होंने काट लिया है। और कई वर्षों तक ऐसी तपस्या करने के बाद जब आपको यह पता चले कि परीक्षा में बेईमानी हो गई है और कोई बेईमान छात्र आपको पीछे छोड़कर आगे निकल गया है, तो सोचिए ऐसे छात्रों पर क्या बीतेगी। इनमें से भी सबसे ज्यादा चिंतित वो छात्र हैं जो गरीब परिवारों से हैं या फिर निम्न आय वर्ग से आते हैं। और ये वो छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेजों में लाखों रुपया देकर या करोड़ों रुपया देकर डॉक्टर बनने की सीट खरीद नहीं सकते। इनके पास एक ही रास्ता है, वही आखिरी रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि नीट की परीक्षा में ये मेरिट में बहुत ऊपर आए और अपने मेरिट के आधार पर किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इन्हें एडमिशन मिल जाए। अगर ये मेरिट में नीचे आते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां मोटी फीस देनी पड़ेगी जो करोड़ों में होगी, और इस प्रकार से फिर ये डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे। तो इनके पास एक ही रास्ता है और वो है इनकी प्रतिभा का रास्ता, इनके परिश्रम का रास्ता। लेकिन कोई है जो इनके प्रतिभा और परिश्रम के रास्ते को बीच में से काट रहा है। इन गरीब और मेधावी छात्रों का सिर्फ एक ही प्रयास होता है कि इन्हें एम्स या फिर उसके जैसे दूसरे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए। और यह तभी संभव है जब इन छात्रों की इस नीट यूजी की परीक्षा में टॉप रैंक आए। लेकिन इस बार के नतीजों ने कई तरह के संदेह और शक पैदा कर दिए हैं। पिछले महीने जब देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तब 5 मई को भारत के अलग अलग 571 शहरों के 4750 एग्जामिनेशन सेंटर्स पर इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था। इस परीक्षा के नतीजे 14 जून को आने वाले थे, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 10 दिन पहले ही यानी 4 जून को ही इस परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। और जिस दिन, ये वही दिन है जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे भी आए थे। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, नेताओं का भविष्य तय हो रहा था, और दूसरी तरफ लाखों छात्र जो हैं हमारे देश के, उनका भविष्य भी उसी दिन तय हो रहा था। छात्रों का आरोप है कि एजेंसी ने ऐसा परीक्षा में हुई धांधली को छिपाने के लिए किया, लेकिन एजेंसी का कहना है कि उसने समय से पहले इसलिए ये नतीजे घोषित किए क्योंकि वो चाहती थी कि इस बार दाखिले की प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। लेकिन छात्रों का कहना है कि वो एक बार के लिए एनटीए की इस दलील को मानने के लिए तैयार भी है, लेकिन वो इस बात पर कैसे भरोसा करें कि इस बार की परीक्षा में 67 छात्रों को परफेक्ट स्कोर मिला है। परफेक्ट स्कोर का मतलब है कि 67 छात्रों के 720 में से 720 नंबर आए हैं, यानी 100% नंबर आए हैं, और यह भी पहली बार हुआ है। अब देखिए, 67 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ गए, लेकिन पहले भी क्या ऐसे ही होता था? बिल्कुल नहीं। वर्ष 2020 में 2 छात्र, 2021 में 3 छात्र, 2022 में 4 छात्र, और वर्ष 2023 में सिर्फ 2 छात्रों के 720 में से 720 अंक आए थे, यानी सिर्फ 2 छात्रों ने पिछली साल 100% अंक हासिल किए थे। पिछली बार 2 ने किए और इस बार 67। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि 67 छात्रों को इस परीक्षा में परफेक्ट स्कोर मिल गया, और यहीं से इस परीक्षा को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। यह विवाद तब और बढ़ गया जब यह पता चला कि इस परीक्षा में पहली रैंक लाने वाले ज्यादातर छात्रों के परीक्षा हॉल में रोल नंबर आसपास थे। उदाहरण के लिए आप हरियाणा के झज्जर जिले में परीक्षा देने वाले इन छात्रों के ये रोल नंबर देखिए। 6 छात्रों के रोल नंबर ये देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिनमें 10 डिजिट में से शुरुआत के 7 डिजिट्स सेम है, और इन सभी छात्रों ने टॉप किया है, और 4 छात्रों की इनमें से पहली रैंक आई है। छात्रों का कहना है कि अगर एक ही परीक्षा हॉल में आसपास बैठे छात्रों की पहली रैंक आई है तो इसमें जरूर कोई धांधली हुई है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। तो हमारा फर्ज है कि हम यह भी बताएं कि एजेंसी जो है एनटीए क्या कह रही है, उसका पक्ष क्या है। एनटीए का कहना है कि यह केवल एक इत्तेफाक है, और जिस एग्जामिनेशन सेंटर से ये 6 टॉपर निकले हैं उस सेंटर का एवरेज रिजल्ट देश के बाकी सेंटर्स के रिजल्ट से पहले से ही ज्यादा है। तो देखिए कितना अजीब सा इत्तेफाक है। कुछ छात्रों का कहना है कि वो एजेंसी की इस बात को भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन फिर यह कैसे हुआ
कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी एक ही परीक्षा हॉल में आसपास बैठे छात्रों ने टॉप कर लिया। यहां एक और सवाल है ग्रेस मार्क्स को लेकर। यह एक और बड़ा मुद्दा है। जिन 67 छात्रों की पहली रैंक आई, यानी जिनके 100 में से 100 नंबर आ गए, उनमें 44 छात्रों ने ग्रेस मार्क्स मिलने की वजह से टॉप किया है, जबकि परीक्षा होने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था उसमें ग्रेस मार्क्स का प्रावधान था ही नहीं। और इसीलिए अब लाखों छात्र आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये ग्रेस मार्क्स की प्रक्रिया कहां से आई और क्या इसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। जब ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान ही नहीं है तो फिर किस आधार पर, किस फॉर्मूले के आधार पर ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और अगर हम एनटीए की बात करें तो उसने ऐसी किसी भी गड़बड़ी से पूरी तरह से इनकार किया है। इस एजेंसी का कहना है कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में केमिस्ट्री का एक ऐसा सवाल आया था जिसमें आंसर की के हिसाब से ऑप्शन ए सही उत्तर था, लेकिन एनसीईआरटी की एक पुरानी किताब के हिसाब से ऑप्शन सी सही उत्तर था। और इसीलिए जिन छात्रों ने ऑप्शन सी को सही उत्तर बताया उन छात्रों को एजेंसी ने ग्रेस मार्क्स दे दिए और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यानी एक गलत सवाल आ गया जिसके जवाब को लेकर कंफ्यूजन था और उसके दो सवाल थे, उसके दो जवाब थे, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन सी, और एजेंसी ने दोनों को ही सही माना। असल में सही जवाब ए था लेकिन सी भी सही था। तो जिन बच्चों ने सी जवाब जो है ऑप्शन सी को दबा दिया उनको ग्रेस मार्क्स एजेंसी ने दे दिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये जो गलती है ये एजेंसी की है, क्योंकि ये गलत सवाल पूछा गया है। एजेंसी का यह भी कहना है कि कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिनमें कुछ छात्रों को इसलिए ग्रेस मार्क्स मिले क्योंकि उन्होंने परीक्षा के दिन देर से अपनी ओएमआर शीट दी। उन्हें देर से ओएमआर शीट दी गई थी और यह वही ओएमआर शीट है जिसमें प्रश्नों के सही उत्तर बताने थे। छात्रों का यह भी कहना है कि इस बार दो छात्रों के 720 में से 718 और 719 नंबर आए हैं, जबकि नियमों के मुताबिक ये नंबर आने असंभव हैं, ये हो ही नहीं सकता। और कैसे? नियमों के तहत इस परीक्षा में कुल मिलाकर 180 सवाल आते हैं, जिन्हें हल करने के लिए 3 घंटे और 20 मिनट मिलते हैं। एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिलते हैं और गलत उत्तर देने पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। और इस हिसाब से अगर किसी छात्र ने 180 सवालों के सही जवाब दिए हैं तो उसके 720 में से 720 नंबर आते हैं, क्योंकि एक सवाल 4 नंबर का है। 180 गुना 4 अगर आप कर लेंगे तो 720 अंक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी छात्र ने 179 सवालों का सही उत्तर दिया है और एक सवाल का गलत उत्तर दिया है तो 4 नंबर सवाल के कट जाते हैं और 1 नंबर गलत जवाब का कट जाता है। और इस तरह किसी भी छात्र के या तो 720 में से 720 नंबर आ सकते हैं या 720 में से 716 या 715 नंबर ही आ सकते हैं, लेकिन 718 और 719 नंबर तो आ ही नहीं सकते, यह असंभव है। अब एनटीए का कहना है कि उसने इन दो छात्रों को कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए हैं, जिसके कारण उनके नंबर 718 और 719 आए और इसमें कोई भी घपलेबाजी नहीं हुई है। तो ये कॉम्पनसेटरी मार्क्स ऐसे छात्रों को दिए गए जिन्हें परीक्षा देने के लिए कम समय मिला था या जिन्हें देर से क्वेश्चन पेपर मिला था, और इसी वजह से इस बार 500 से ज्यादा छात्रों के 720 में से 700 से ज्यादा नंबर आ गए। हालांकि एनटीए के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि उसने किस छात्र को कितने ग्रेस मार्क्स दिए और इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी क्यों नहीं रखा गया। यह सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्हें देर से क्वेश्चन पेपर मिला, लेकिन एजेंसी की तरफ से उन्हें इसके बदले में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। यानी देर से क्वेश्चन पेपर पाने वाले कुछ छात्रों को तो ग्रेस मार्क्स मिले और कुछ को नहीं मिले। हमारे देश में लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर सभी नेताओं की विवेचना हो रही है। आपने सबका देख लिया होगा। विपक्ष में राहुल गांधी की विवेचना हो गई है, अखिलेश यादव की विवेचना हो गई है, आरजेडी की विवेचना हो गई है, सबकी हो रही है। लेकिन एक नाम पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल गायब है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही, और वो नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की विवेचना अब तक किसी ने की ही नहीं है, लेकिन आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस बार देश के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का जवाब वोट से क्यों नहीं दिया। लेकिन उससे पहले आप अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव जीतेगा और नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव हार कर गुजरात वापस लौट जाएंगे। मुझसे अगर आप 2 महीने पहले, मेरी अरेस्ट के पहले पूछती
कि कितनी सीट आ रही है, तो मैं कहता शायद 1-2 आ जाए, लेकिन आज मुझे लगता है कि 7 सीटें बीजेपी हारेगी। तो हमें लगता है कि जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वादे करते हैं। कई बार नेता कहते हैं मुझसे लिख कर ले लीजिए, और चुनाव के बाद देश की जनता सब भूल जाती है। हमें लगता है कि उनकी विवेचना होनी चाहिए, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए कि आपने इतने बड़े बड़े दावे करके जनता को कैसे गुमराह करने की कोशिश की। और बहुत सारी जनता ऐसी होती है जो इन दावों के चक्कर में आकर ही गुमराह भी हो जाती है। उन्हें वाकई लगने लगता है कि ये पार्टी जीत रही है और ये हार रही है। उन्हें वाकई लगने लगता है कि केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर 7 सीटें दिल्ली में जीत रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के नतीजे इस बार पूरे देश को चौंका देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दिल्ली में सभी 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हार गया। जबकि केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 21 दिनों की अंतरिम जमानत भी मिली थी, जो देश में पहली बार हुआ था। और केजरीवाल ने इस दौरान दिल्ली और पंजाब में अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया दिन रात। लेकिन दिल्ली और पंजाब की जिन 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनमें से 14 सीटों पर वो हार गई। पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने कुल 22 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें आम आदमी पार्टी पंजाब में सिर्फ 3 सीटों पर जीत पाई और उसका जीत का स्ट्राइक रेट सिर्फ 13.63% रहा। 2 साल पहले जिस पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले थे, वहां अकेले लड़ते हुए भी इस बार उन्हें उनका वोट शेयर घटकर सिर्फ 42% रह गया और असम की 2 सीटों पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। तो माफ कीजिएगा, उनका जो वोट शेयर है 26% रह गया। तो विधानसभा में 42% उनका वोट शेयर था आम आदमी पार्टी का, और लोकसभा में इस बार वो लगभग आधा रह गया, 26% उनका वोट शेयर है। दूसरी तरफ आप झारखंड को देखिए, दूसरे मुख्यमंत्री को देखिए, एक और मुख्यमंत्री जो जेल में है, और ईडी ने हेमंत सोरेन को चुनाव से पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की तरह अंतरिम जमानत नहीं मिली चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद हेमंत सोरेन की पार्टी ने झारखंड की 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 3 सीटें जीत ली और हेमंत सोरेन की जीत का स्ट्राइक रेट 60% रहा और केजरीवाल की जीत का स्ट्राइक रेट है 13.63%। तो 2 मुख्यमंत्रियों की तुलना, एक मुख्यमंत्री जिसे सुप्रीम कोर्ट से जेल से बाहर आने का मौका मिला, जिसे अंतरिम जमानत मिल गई और उन्होंने बाहर आकर चुनाव प्रचार किया, और दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जेल में रहे, जिन्हें जमानत नहीं मिली। इससे 3 बातें पता चलती हैं। पहली बात, केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सहानुभूति की लहर पैदा नहीं कर पाए। दूसरा, दिल्ली के लोगों ने भी केजरीवाल पर विश्वास नहीं किया और जेल का जवाब वोट से नहीं दिया। तीसरा, भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उनकी विश्वसनीयता और उनकी ईमानदार छवि को बड़ा झटका लगा है और आम आदमी पार्टी की हार केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के लिए भी अब चिंताजनक हो सकती है। उन्होंने सपना तो यह देखा था कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा और उसके बाद उन्हें जेल जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और इस दौरान आपने देखा होगा, लगातार देश में चर्चा रहती थी कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से क्या केजरीवाल के प्रति सहानुभूति लहर आ जाएगी, क्या लोगों को यह लगेगा कि केजरीवाल को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता ने वोट तो दिया है, लेकिन केजरीवाल के मामले में भी अपना फैसला सुना दिया है। इस गर्मी के मौसम में हम आपको उन कुओं की कहानी दिखाना चाहते हैं जो दम तोड़ रहे हैं और गांव में रहने वाले लोगों को इस तरह से बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आप महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक गांव से आई तस्वीर देखिए और सोचिए इस गांव के लिए पानी का महत्व क्या होगा। लेकिन इस गांव की तस्वीरें हमारे देश की राजनीतिक चर्चा में आज भी कहीं पर नहीं है। ये तस्वीरें एक बार देखिए और अगर आपके घर में नल लगा हुआ है और उसमें पानी आता है तो अपने आप को खुशकिस्मत मानिए। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य ये, हम कहते तो हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है और जनता के हाथ में बड़ी ताकत है और वोट की ताकत कितनी बड़ी होती है, लेकिन इनको आप देखते रहिए और सोचिए, इन गरीब लोगों के पास हर 5 साल में उनका विधायक और उनका सांसद जाता है, नेता जाते हैं, इनसे इनका वोट ले लिया जाता है। हर 5 साल में इनसे वादा किया जाता है कि इस बार आपकी पानी की समस्या को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन इनकी पानी की समस्या कभी दूर नहीं होती। इनके जीवन का ये जो संघर्ष है ये कभी खत्म नहीं होता और इनके नाम पर, इनके वोट लेने के बाद हमारे देश के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, स्विमिंग पूल वाले बंगले ले लेते हैं और इन लोगों की वोट से ये अपने
देश के उन नेताओं को इतने ऊंचे पदों पर पहुंचा देते हैं जहां इनके नेता एक शावर के नीचे खड़े होकर आधा घंटा शावर लेते होंगे और उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता होगा कि जब वो शावर के नीचे आधे घंटे तक पानी का आनंद ले रहे हैं, जब वो स्विमिंग पूल वाले घर में आनंद ले रहे हैं, ये सब आनंद, ये पानी, ये मौज मस्ती, ये सब इन गरीब जनता की वोट की वजह से आ रहा है। लेकिन इनके नसीब में पानी नहीं है।